हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आप लोगों का। तो इससे पहली वाली वीडियो में आप लोगों को क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नंबर 8 कराया था। उस चैप्टर में आप लोगों के अगर कोई डाउट रह गए हैं या कोई क्वेश्चन रह गए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए और अपने क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके हमें भेज दीजिए। अगली वीडियो में आपके जो सॉल्यूशन हैं वो कर दिए जाएंगे। तो अब हम आप लोगों को चैप्टर नंबर 9 पढ़ाएंगे, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो थोड़ा पहले बेसिक समझाएंगे और फिर बेसिक के बाद एडवांस में जाएंगे हम। बेहद ही सरल चैप्टर है, बहुत आसानी से आप लोग सीख जाएंगे। कोई भी आप चिंता न रखें, बहुत ही आसान है ये। तो सबसे पहले बेसिक बातें आप लोगों को बताएंगे हम। वीडियो को भैया लाइक कर दें आप लोग, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, आगे भी हमारा काम करने में मन लगे। तो वीडियो को लाइक ठोक दें पहले से ही और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो नए व्यूअर हैं। तो चलिए बेसिक में यहाँ पर कोण होते हैं दो प्रकार के, एक उन्नयन कोण और एक होता है अवनमन कोण। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? एलिवेट करना, ऊपर की तरफ देखने पर जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे हम उन्नयन कोण। ऊपर की तरफ देखेंगे, यहाँ पर कोई भी आँख है हमारी और यहाँ से हम अगर इसे देख रहे हैं, यहाँ पर ये कोई भी आप चीज़ मान लीजिए, कोई भी वस्तु मान लीजिए, उसे ऊपर की तरफ अगर हम देख रहे हैं तो जो एंगल बनेगा हमारी आँख की जो लाइन है उससे ऊपर की तरफ जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। और अवनमन कोण ऊपर से नीचे की तरफ देखने पे, तो मैं चित्र के द्वारा आप लोगों को समझाऊंगा। मान लीजिए कि ये ज़मीन है जिसे दृष्टि रेखा बोलेंगे। यहाँ से अगर कोई दृष्टि लगा रहा है, कोई आदमी की ये कोई आँख है, यहाँ से देख रहा है, ठीक है। अब ये आँख है और यहाँ पर ये ज़मीन है। अब ज़मीन पे कोई भी टावर खड़ा हुआ है, ज़मीन पे कोई टावर खड़ा है, तो यहाँ से आँख से अगर टावर की चोटी को देखेंगे हम, टावर की चोटी को देखेंगे, तो जो चोटी को देखने में जो ये एंगल बन रहा है, ये एंगल, इसे बोलेंगे हम उन्नयन कोण। ठीक है। अब क्या है कि इस टावर की चोटी पे कोई आदमी बैठा है और यहाँ पर कोई भी वस्तु रखी हुई है। अब इस वस्तु को अगर कोई व्यक्ति देख रहा है तो इससे जो जो रेखा जा रही है, दृष्टि रेखा यहाँ से सीधी, उससे जो झुकाव है नीचे की तरफ, उसको बोलेंगे हम अवनमन कोण। अवनमन कोण। बस यही दो चीज़ आप लोगों की समझ में आ जाए तो हाइट एंड डिस्टेंस बड़ी आसानी से हो जाएगी। अवनमन कोण, जो सीधी रेखा थी उससे कितना झुकाव हुआ, वही कोण क्या है? अवनमन कोण है। जो सीधी रेखा थी उससे कितना ऊपर की तरफ झुकाव हुआ है, वो क्या है? उन्नयन कोण है। उम्मीद है आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो मैं कुछ क्वेश्चंस के द्वारा क्लियर करा देता हूं। और उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो नहीं देखी है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाएं, चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट में आपको 10th ट्रिग्नोमेट्री मिलेगी और 10th ट्रिग्नोमेट्री में जाके आप वीडियो देख लें। उससे आपका बेसिक थोड़ा क्लियर हो जाएगा, तभी आप लोगों की समझ में ये चैप्टर आएगा। तो चलिए एक्सरसाइज पे हम चलते हैं। सभी लोग
वीडियो को पॉज कर लें, जिनके पास किताब नहीं है वो किताब अपनी खोल लें। एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन है, मेरे साथ साथ आप अपनी किताब में देखें, मैं इधर क्वेश्चन ही सॉल्व करूँगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यह ज़मीन है आपकी और एक कलाकार है, सर्कस कलाकार, वो 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है और डोर किससे बंधी हुई है? खंभे से। ये मान लीजिए कोई खंभा है, ए भी कोई क्या है? खंभा है। मान लीजिए ए भी कोई खंभा है। अब यहाँ से एक 20 मीटर लंबी डोरी, यहाँ पे कोई पॉइंट मान लीजिए सी, तो ये क्या है? डोर है 20 मीटर लंबी। 20 मीटर लंबी कोई डोर है। ए भी कोई खम्मा है, ज़मीन के किसी हिस्से में कोई खूंटी वगैरह या कोई छड़ वगैरह से इसे बांध दिया गया है रस्सी को खींचकर। अब इस रस्सी के ऊपर कोई सर्कस कलाकार चल रहा है और भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का है। भूमि कहाँ है? ये है। डोरी द्वारा बनाया गया कोण कितना है? 30 अंश का है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमें ये क्वेश्चन कैसे करने होते हैं समझ लें। बेसिक एक क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगेगा, आगे फिर तो आसानी से हो जाएंगे। तो देखिए लिखोगे, माना ए भी एक खंभा है, जिसकी ऊंचाई पूछी गई है तो x मान लीजिए, जिसकी ऊंचाई x मीटर है। इसकी ऊंचाई क्या मान ली हमने? x मीटर। अब BC एक डोर है, BC एक डोर है जिसकी लंबाई 20 मीटर है। आप ये जानते ही होंगे, ये लंब होता है, ये आधार है और ये कर्ण है। हमें निकालना क्या है? लंब निकालना है। तो जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले थे उनमें एक चीज़ दे रखी है, दूसरी पूछ रहा है। ऐसा कौन कौन सा फॉर्मूला है जिसमें कर्ण और लंब आता है? दो ही फॉर्मूले हैं, एक साइन का और एक कोसेक का। कोई भी आप फॉर्मूला एक लगा सकते हो जिससे कि ये आसानी से निकल के आ जाएगा। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता था? साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण। लंब और कर्ण दोनों आते हैं, यहाँ से आसानी से निकल के आ जाएगा। या फिर कोसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे लंब। कोई भी आप लगाएंगे उससे आसानी से निकल के आ जाएगा। तो त्रिभुज कौन सा है? ABC में, त्रिभुज ABC में साइन 30 एंगल दे रखा है उसने 30 अंश का, लंब बटे कर्ण x/20। लंब x है और कर्ण क्या है? 20, x/20। तो साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 बराबर x/20। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 20/2 इक्वल टू x, x बराबर 10 मीटर। उम्मीद है आप लोगों की समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझ लें। ए भी ज़मीन पर खड़ा हुआ एक खंभा है जिसकी ऊंचाई नहीं दे रखी थी, तो उसकी ऊंचाई मैंने x मीटर मानी। BC एक डोर है जिसकी लंबाई दे रखी है 20 मीटर। हमें त्रिकोणमिति के जो 6 अनुपात हैं उन 6 अनुपात में से ढूंढना होता है कि क्या क्या दे रखा है। इधर दे रखा है एक कर्ण और एक लंब, दोनों में संबंध दे रखा है। और कर्ण और लंब में संबंध 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से साइन और कोसेक के अंदर होता है, वही मैंने लगाया है। तो साइन 30 इक्वल टू लंब अपॉन कर्ण, लंब बटे कर्ण, वैल्यू लगा के फिर इसे मैंने सॉल्व कर दिया है।
उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो वीडियो को बीच में छोड़ के न जाएं, अगले क्वेश्चन से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये ज़मीन है, कोई पेड़ था, ये कोई पेड़ था, ठीक है, ये भी कोई पेड़ था। आंधी आई, आंधी आने पर ये पेड़ मान लीजिए यहाँ से टूट गया। कोई ए भी पेड़ था पूरा, आंधी आई और आंधी आने से पेड़ टूट गया और ऊपर वाला भाग ज़मीन से टच करने लगा। अब टच करने के बाद क्या होता है कि जो पेड़ का हिस्सा है ऊपर वाला वो ज़मीन के साथ 30 अंश का कोण बनाता है। 30 अंश का कोण बनाता है ज़मीन के साथ। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ ज़मीन को कहाँ से छू रहा है? यहाँ से। और पाद बिंदु क्या था पेड़ का? ये था, तो ये दूरी दे रखी है 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा है। पेड़ की ऊंचाई क्या होगी? ये प्लस ये दोनों ही तो हैं, क्योंकि पेड़ यहाँ से टूट के आया था, इन दोनों का जोड़ ही तो पेड़ की ऊंचाई है। तो मान लीजिए ये बिंदु C, ये बिंदु D, इसकी ऊंचाई आप मान लीजिए x और इसकी मान लीजिए यहाँ से ये y था तो ये भी y हो गया, ठीक है। तो x प्लस y हो गया टोटल। माना AB एक पेड़ है जिसकी ऊंचाई x प्लस y मीटर है तथा पेड़ x मीटर की ऊंचाई से टूट गया है। तब त्रिभुज कौन सा बनना है? DAC में। अब देखिए ये दोनों भुजा निकालनी है। आधार हमारे पास है, आधार और लंब। आधार और लंब किस फॉर्मूले के अंदर होता है? tan के अंदर होता है। tan थीटा बराबर आधार बटे लंब लगाओगे तो tan 30 इक्वल टू आधार 8 बटे लंब क्या है? x। tan 30 बराबर आधार बटे लंब, आधार 8 है और लंब क्या है? x है, तो आधार बटे लंब। और tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 बराबर 8 बटे x। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x बराबर क्या आएगा? 8√3 मीटर। ये जो पेड़ था वो कितनी ऊंचाई से टूटा था? 8√3 मीटर की ऊंचाई से। अब ये दो भुजा हम निकाल चुके हैं। ये तीसरी भुजा अगर हम निकालना चाहें तो पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं, लेकिन पाइथागोरस से मैं तुम लोगों को नहीं समझाऊंगा। मैं यहाँ पर तुमको हाइट एंड डिस्टेंस सिखा रहा हूँ, तो हाइट एंड डिस्टेंस के रूल से ही समझाऊंगा। अब देखिए ये दो भुजाएँ हैं। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसके अंदर कर्ण आता है? साइन भी है, कॉस भी है, कोसेक भी है और सेक भी है। 4 फॉर्मूले हैं, आप कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, उससे आसानी से निकल के आ जाएगा। तो साइन थीटा वाला ही लगा देते हैं हम। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो साइन 30 इक्वल टू लंब क्या है? 8√3 मीटर। अब ये लंब निकल के आ गया है तो लगा सकते हैं वैल्यू अपॉन बाई। वैल्यू लगाओगे साइन 30 की तो 1/2 होती है 8√3 अपॉन बाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बाई इक्वल टू 16√3। तो ये क्या मिलेगा? 16√3 मीटर। अब आप लोगों को तीनों भुजाएं त्रिभुज की मालूम चल गई। पूछा गया था पेड़ की लंबाई क्या है, पेड़ की ऊंचाई क्या है? पेड़ की ऊंचाई क्या है? x और y है, दोनों का जोड़ है। अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर x प्लस y
मतलब x का मान क्या था 8√3 प्लस y का मान क्या था 16√3 और दोनों का जोड़ क्या हुआ 24√3 मीटर। तो पेड़ कितना ऊंचा था टूटने से पहले 24√3 मीटर। अपनी किताब में से पढ़ेंगे सभी मेरे साथ। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। एक ठेकेदार है, स्कूल में बच्चों के लिए फिसलन पट्टी कैसी होती है सभी को पता है, सबने देखी है स्कूलों में कैसे फिसलते हैं बच्चे। इस प्रकार की होती है, छोटे बच्चों के लिए छोटी और बड़े के लिए बड़ी। यहाँ से बच्चा बैठेगा और नीचे की तरफ आएगा, यहाँ से बैठेगा नीचे की तरफ आएगा। 2 प्रकार की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। 5 वर्ष से छोटे बच्चे हैं, ये छोटे बच्चों के लिए होगा 1.5 मीटर की ऊंचाई पर, और भूमि के साथ 30 अंश का कोण झुका हुआ हो। भूमि के साथ 30 अंश का कोण झुका हुआ हो। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई पर 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है, जमीन के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, ये पूछा गया है। ये वाली लंबाई क्या होगी, तो ध्यान से समझ लें। लिखूंगा नहीं ज़्यादा, पहले की तरह ही लिख सकते हो PQR। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या निकलेगा, फर्स्ट कंडीशन में क्या पूछ रहा है AC, और सेकंड कंडीशन में क्या पूछ रहा है PR। ठीक है। अब क्या है, फर्स्ट कंडीशन में लंब दे रखा है, कर्ण पूछ रहा है, तो sin 30 इक्वल टू लंब बटे कर्ण। लंब क्या है 1.5, कर्ण नहीं दे रखा है तो उसका AC लिख दो या x लिख दो। ठीक है। sin 30 की वैल्यू 1/2 इक्वल टू 1/1.5/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इक्वल टू 3 मीटर। जो पहले वाले बच्चे थे उनके लिए 3 मीटर लंबाई की फिसलन पट्टी बनेगी। लिखोगे कैसे, माना BC जमीन से फिसलन पट्टी की ऊंचाई है तथा AC फिसलन पट्टी की लंबाई है। इसमें लिखोगे QR फिसलन पट्टी सेकंड की ऊंचाई है तथा PR फिसलन पट्टी की लंबाई है। ठीक है। दूसरे वाले में देखोगे तो ये 3 मीटर दे रखी है, वही निकालना है, कर्ण निकालना है। सेम कंडीशन में लगाओगे sin 60 इक्वल टू लंब क्या है 3 और कर्ण क्या है x। sin 60 की वैल्यू √3/2 इक्वल टू 3/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x √3 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 2, तो x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 2 बाई √3, और √3 से 3 कितने बार जाएगा √3 बार, तो क्या आ जाएगा 2√3 मीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मैं कुछ क्वेश्चंस का फिगर बना देता हूं, आप लोग करेंगे उसे। ठीक है, समझ लीजिए करना कैसे है। भूमि का एक बिंदु ये है, यहाँ पे कोई मीनार खड़ी है और मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है ये बिंदु। ये कोई बिंदु है, यहाँ पर कोई ये मीनार है, ये कोई बिंदु है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है 30 मीटर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण होता है ऊपर की तरफ देखने वाला कोण। यहाँ से देखोगे तो उन्नयन कोण बनना है कितना है 30 अंश का है। मीनार की ऊंचाई आसानी से निकाल पाओगे पहले वाले क्वेश्चन की तरह। लंब और आधार 10 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो क्या करोगे tan 30 इक्वल टू BC/30 वैल्यू लगा दोगे। tan 30 की 1/√3 इक्वल टू BC/30, तो BC इक्वल टू 30/√3, और आगे करोगे √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो क्या बन जाएगा 30√3/3
√3 से √3 का गुणा करोगे 3, तो क्या आएगा 10√3 मीटर, इतने मीटर ऊंची है। आंसर नहीं मिल रहा है तो ध्यान से समझ लें, √3 की वैल्यू होती है 1.732, ये वैल्यू लगा दोगे 10 में, इसका गुणा कर दोगे तो 17.32 मीटर आ जाएगा। और √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414, ये दोनों याद रखें, दोनों वैल्यू याद रखें, आवश्यकता पड़ती रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझ लें, फिर उसका भी चित्र बनाऊंगा मैं केवल। 5वां ये तो कर ही दिया है मैंने। 5वां क्वेश्चन है आप लोगों का, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ये कोई ज़मीन है, यहाँ पर कोई पतंग उड़ रही है जिसकी ऊंचाई ज़मीन से कितनी है 60 मीटर है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। पतंग में जो डोरी लगी हुई है वो ज़मीन से बांध दी गई है ए पॉइंट से। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश का है। 60 अंश का कोण है भूमि के साथ। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये 60 दे रखा है, भाई साहब इसे पूछ रहा है, पहला वाला क्वेश्चन बन गया। ये x मान लीजिए, और ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें लंब और कर्ण होता है, साइन का फॉर्मूला है। ठीक है, एक बात और विशेष ध्यान से समझ लें कि चाहे उन्नयन कोण हो चाहे अवनमन कोण हो, दोनों की वैल्यू हमेशा बराबर होती है। जेड आकृति में जितने भी कोण होते हैं वे बराबर होते हैं। ये कोण बराबर ये कोण होगा। ये समझाने के लिए था, क्वेश्चन आपको वैसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। 30 मीटर ऊंचा कोई एक भवन है, ये कोई भवन है जिसकी ऊंचाई है 30 मीटर। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, मतलब ये लड़का यहाँ से इस साइड में जाता है, यहाँ था लड़का, पहले बिल्डिंग की तरफ आया, सीधे में ले लीजिए। ठीक है, ये ज़मीन है, बिल्डिंग की तरफ आया तो पहले कोण 30 अंश था, उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। यहाँ से लड़का की आँख कहाँ है, ऊपर होगी या पैरों में होगी, तो आँख पे से ही तो उन्नयन कोण बनेगा, यहाँ से बनेगा। ठीक है, उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश का हो जाता है जब लड़का भवन की तरफ कुछ दूरी चल के जाता है, तो जो उन्नयन कोण है वो 30 अंश से 60 अंश का हो जाता है। बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है। तो जो लड़का है भवन की ओर कितनी दूरी चल के गया है, ध्यान से समझें। ये दूरी पूछी गई है, लड़का यहाँ था पहले, ए पॉइंट पर था, ए से बी पॉइंट पर गया। ठीक है, और पी क्यू क्या है, कोई बिल्डिंग है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है। अब इस जो ज़मीन के समांतर एक रेखा अगर हम यहाँ से खींचें तो वो रेखा कुछ इस प्रकार होगी। ये 1.5 मीटर है, तो लड़का पहले से कम थोड़ी हुआ है, 1.5 मीटर है। तो जो बराबर लंबाई 1.5 मीटर की लंबाई यहाँ से भी काट देंगे, क्योंकि वो इस ऊंचाई तक तो लड़का वैसे ही पहुँच रहा है। तो ये भी 1.5 मीटर यहाँ से चला गया। तो यहाँ से और यहाँ तक जो दूरी निकल के आई वो 30 में से 1.5 चला जाएगा, तो 28.5 मीटर ऊंची यहाँ से बिल्डिंग रही, और ये 30 मीटर टोटल है। बिंदुओं का नाम रख दीजिए CDE। अब ये दूरी निकालनी है हम लोगों को, तो ये दूरी निकालने के लिए हमें ये दोनों ट्रायंगल लेने पड़ेंगे। CD दूरी निकाल दें तो हमें लड़के के द्वारा चली हुई दूरी पता चल जाएगी। तो देखिए त्रिभुज CEQ में अब त्रिभुज जो CEQ है
वो ये वाला त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज में क्या दे रखा है हमें, लंब दे रखा है, आधार निकालना है। तो लंब और आधार में संबंध कौन सा फॉर्मूला रखता है, और वो फॉर्मूला है केवल tan वाला और cot वाला। tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, या cot थीटा इक्वल टू आधार बटे लंब। ये दो ही फॉर्मूले हैं। तो लगाओगे तो tan CEQ जो ट्रायंगल है उसमें जो एंगल था पहले 30 अंश का था, जब ये बिल्डिंग की तरफ लड़का आया तो 60 अंश का हो गया, तो एंगल है 30 डिग्री। लंब क्या है यहाँ पर, देखिए लंब अब ये 30 मीटर नहीं रहा है, लंब अब यहाँ पर 28.5 मीटर रहा है, क्योंकि यहाँ से 1.5 मीटर की जो लंबाई है वो कट चुकी है। आधार मालूम नहीं है तो बाई मान लीजिए, और tan 30 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, tan 30 की वैल्यू निकल के आएगी जी 1/√3 होती है, और 28.5 अपॉन बाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बाई इक्वल टू 28.5√3 मीटर। ये जो लड़के की पहली पोजीशन थी बिल्डिंग से वो इतनी दूर थी। अब दूसरी पोजीशन हम निकालेंगे, तो दूसरी पोजीशन निकालने के लिए दूसरा वाला त्रिभुज लेंगे। ये भी हमें दूरी मालूम नहीं है तो इसे हम क्या मान लें, x मान लें। तो त्रिभुज DEQ में क्या है, वही tan वाला फॉर्मूला लगेगा। tan 60 इक्वल टू लंब समान है 28.5 मीटर, क्योंकि लड़का तो वही था। आधार x है, और tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 इक्वल टू 28.5 अपॉन x मीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू 28.5 अपॉन √3 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, इसका हर का परमेयीकरण करेंगे तो क्या मिलेगा, 28.5 √3 अपॉन 3। अब क्या है, लड़के द्वारा चली गई दूरी, लड़का कितना चला था, टोटल दूरी y थी, उसमें से अब x दूरी रह गई है, तो कितना चला है लड़का, y में से x को घटा दीजिए। अतः लड़के द्वारा चली गई दूरी बराबर y माइनस x। समझ में वीडियो नहीं आ रही है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर को देख लेना, आपकी समझ में बहुत बढ़िया तरीके से आएगी। बहुत ही सरल टॉपिक है। तो y माइनस एक्स इसे करोगे तो y क्या था, 28.5 √3, x क्या है 28.5 √3/3। ठीक है, इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 28.5 √3 कॉमन है, तो 1 माइनस 1 अपॉन 3, यहाँ से 1 रहेगा, यहाँ से ये पूरा चला गया 1/3। और जब इसे सॉल्व करोगे तो 28.5 √3 गुणा 3, इसे हल करोगे भिन्न की तरह तो 3 एकम 3, 3 में से क्या 2/3। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे और आंसर मिल जाएगा आप लोगों को। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। अगली वीडियो आप लोगों को कल मिल जाएगी, तो अभ्यास अपना करते रहें, निरंतर आप पढ़ते रहें, और परसेंटेज दिलाने की गारंटी हमारी है।